चलो आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में? कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। मतलब इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है कैपेसिटर। एक और काम करता है कैपेसिटर हमारा, फिल्टर सर्किट का काम भी करता है। किसका काम करता है? फिल्टर सर्किट, है ना। जहां फिल्टर करने की जरूरत होती है, एसी से जब डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो जो डीसी मिलता है वो प्योर नहीं मिलता। तो जब डीसी हमारा प्योर ना हो और हमें प्योर करना हो तो हम कैपेसिटर यूज करते हैं, जो पल्स जो रहती है डीसी में वो उसको हटा देता है। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे कैपेसिटर में। तो हमारा एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस, है ना। यहां से हमें मिलेगा फॉर्मूला। तो कैपेसिटेंस क्या होता है वो समझे। अगर मान लो मेरे पास कोई बॉडी है ना, उसमें मैं चार्ज दे रहा हूं। किसी बॉडी में अगर मैं चार्ज दूंगा तो उसमें क्या इंक्रीज होगा? पोटेंशियल। मतलब अगर किसी बॉडी में हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। चार्ज कम करोगे तो पोटेंशियल कम होगा। क्लियर है? तो ये हो गया Q एंड V बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइन अगर प्रोपोर्शनल का हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा? C, और V की जगह V है ही। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया Q इक्वल टू CV। C जो है ना, इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। फॉर्मूला क्या हो गया? Q बाय V। ठीक है, तो C क्या है? कैपेसिटेंस है। C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगी? तो पहले लिखेंगे चार्ज की यूनिट। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या है? कूलम। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। या इसी को हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? फैराड। क्या लिखते हैं? फैराड। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस की यूनिट हो गई। नॉर्मली हम लोग फैराड यूज करते हैं ना, या कूलम पर वोल्ट की जगह नॉर्मली हम फैराड ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट बनाना है तो स्टेटमेंट बन जाएगा आपको। जैसे अगर मैं स्टेटमेंट बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं क्या करूं? पोटेंशियल को 1 कर दूं। अगर पोटेंशियल हमारा कितना हो जाए? 1 हो जाए। अगर मैं V को क्या कर दूं? 1 वोल्ट। अगर ऐसा होगा तो Q और C क्या हो जाएंगे? इक्वल। बोलो ऐसा होगा? अगर मैं V को 1 करूंगा तो Q और C क्या होंगे? इक्वल। मतलब हम बोल सकते हैं चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी बाय यूनिट अमाउंट। क्या लिखेंगे? चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज the potential by unit amount। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटेंस। इतना क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई संदेह, कोई डाउट? गुड इवनिंग, आइए आइए। ठीक है, ये कैपेसिटेंस क्लियर हो गया। अब इसके आगे आ जाते हैं। सेकेंड, अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में हर जगह खूब पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट हमें लैंग्वेज में लिखना है इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर का पहले डायग्राम समझे। तो कैपेसिटर में 2 प्लेट्स रहती हैं। एक प्लेट रहेगी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक प्लेट और रखते हैं। ये प्लेट हमारी एक्चुअल में न्यूट्रल रहती है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज के पास रखेंगे ये क्या करेगा? इसके माइनस को अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए माइनस इधर आ जाते हैं। प्लस को रिपल कर देता है तो प्लस इधर आ जाते हैं दूसरी साइड। फिर मैंने इसको क्या करा? ग्राउंड कर दिया। जैसे ग्राउंड करा, इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर से और पूरी प्लस वाली प्लेट को जीरो कर देंगे, यानी कि प्लस वाले को क्या करें? न्यूट्रल कर देगा। तो हमारा कैपेसिटर का ऐसा डायग्राम बन जाता है। क्लियर है? दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस मैंने ले ली D। कितनी डिस्टेंस है? D। इस प्लेट का एरिया A है, इसका भी एरिया A। प्लेट जो रहेगी सिमिलर रहेगी, एक जैसी। अगर ये रेक्टेंगल है तो भी रेक्टेंगल रहेगी, ये सर्कुलर है तो भी सर्कुलर रहेगी।
एरिया प्लेट्स का सेम होता है। क्लियर है? अब हमें लाना क्या, हमें लाना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी आया था C इक्वल टू क्यू बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट इससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना रहता है क्योंकि हमें नंबर चाहिए एग्जाम में। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो, हमें पता है C इक्वल टू होता है Q बाय V। अगर V पता चल जाए तो आंसर आ जाए। तो V को मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के अंदर यहां हर जगह पर, यहां कहीं पर भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, कैपेसिटर के बीच में जो एयर फिल है उस पूरे एयर की बात कर रहा हूं मैं, कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। बस यहां से हमारा रिजल्ट आएगा। तो मैं इसको एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। लिखते हैं वी नो दैट कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने लिख दिया दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, पहले का V1 दूसरे का V2, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V1 माइनस V2। अब इसको ऐसे लिखो, C इक्वल टू Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो ये लिख दिया C इक्वल टू Q बाई दिस वन। Q को मैंने लिख दिया Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितना रहेगा, एयर है इसलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, और D को मैंने लिख दिया D। बोलो कोई डाउट? तो C हमारा आ गया Q, एप्सिलॉन जीरो ऊपर हो गया, नीचे आ जाओ, सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, ये होता है सिग्मा का फॉर्मूला। D को D लिखा, यहां मेंशन भी करते जाओ, वेयर सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला भी लिख लेंगे। ठीक है, यहां देखें तो Q से Q कैंसिल, ये A भी ऊपर आ गया, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया C इक्वल टू A एप्सिलॉन जीरो अपॉन में D, दैट इज द रिजल्ट। है कुछ भी, सिर्फ फॉर्मूले आपको दो तीन ध्यान रखने। क्लियर है? अब आते हैं एक और टर्म्स में। मान लो कभी ऐसा हो कि इसके बीच में कभी मीडियम फील हो, इसके बीच में कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में ऐसा पूरा कंप्लीट मीडियम है, कितना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तब क्या होगा? तो ये कंडीशनल है, जब पूछा जाए तो ही लिखना है ना। तो इफ K इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, अगर ऐसा होगा तो जो कैपेसिटेंस है उसमें K का क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि आंसर आ जाएगा A K एप्सिलॉन जीरो बाई D। हमेशा रहता है ये, मतलब वेन एवर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस कैपेसिटेंस आल्सो इंक्रीजेस। हमेशा, कभी भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, कैसे भी कनेक्ट करें, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया रिजल्ट। कभी अगर फैक्टर से क्वेश्चन आए कि पूछे कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं। देखो फॉर्मूला दिख रहा है A K एप्सिलॉन जीरो बाई D, तो फैक्टर मैं ऐसे लिख सकता हूं। पहला फैक्टर है यहां पर, पहला फैक्टर आ रहा है हमारा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा। दूसरा आता है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्लेट्स का एरिया ज्यादा करोगे कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तीसरा थोड़ा सा अलग है, C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस अगर हम कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा, और डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो ये तीन फैक्टर है, आपको तीनों फैक्टर ध्यान रखने हैं। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत इसमें? चलो इसके आगे आ जाते हैं। अब एक कंडीशन यहां पर आती है, ये पहला है, डेरिवेशन पूछा जाता है। कभी कभी क्या बोलता है कि दोनों प्लेट्स के बीच में मान लो पार्शियल मीडियम हो, पार्शियल मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में पूरा मीडियम ना भरे, कुछ जगह पर रखे या कुछ जगह पर एयर रहे, तब क्या होगा? तो ये अगला देखें। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a partial dielectric
इज प्लेस्ड। हमने क्या किया, कैपेसिटर ले लिया, बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल पहले जैसा ये भी है ना। ये हमने क्या किया, कैपेसिटर ले लिया। अब इसके बीच में हमने ये डिस्टेंस पहले ले ली d, और इसके बीच में क्या करा हमने, इतना सा एक मीडियम रख दिया, इतने में, ज्यादा नहीं रखना, इतने में। अब यहाँ हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा के, इसके पहले हमने जो लिया था ना केस, उसमें पूरा फिल करा था, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पूरा भरा था मीडियम। यहाँ पे पूरे में फिल नहीं करना, हम यहाँ पर इतने में फिल करेंगे। कितने में फिल करेंगे, तो ये मान लेते हैं इसकी थिकनेस कितनी है, t है, हमने सिर्फ t थिकनेस में इसको फिल कर दिया। ठीक है, अब पूछा कैपेसिटेंस क्या होगा, तो बिल्कुल सेम पहले जैसा, यहां लिखा हमने कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो क्लियर है। बट यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो हो रहे हैं, एक आ रहा है एयर पे पोटेंशियल, देखो ये वाला एयर वाला पोर्शन है, ये भी एयर वाला पोर्शन है, तो दो तो एयर वाले पोर्शन हो गए, मतलब पोटेंशियल इन एयर प्लस पोटेंशियल इन मीडियम, मीडियम पे भी होगा। तो मैं इस पोटेंशियल को ऐसे लिख लेता हूं, क्यू को क्यू लिखा, इसको लिख दिया पोटेंशियल इन एयर प्लस पोटेंशियल इन मीडियम। बोलो कोई डाउट, क्लियर है इतना। एयर पे अलग कर दिया, मीडियम पे अलग कर दिया, एयर के लिए मैंने ओ ले लिया है और मीडियम के लिए के ले लिया। ये वैक्यूम के लिए सिंबल लेते हैं हम, ठीक, वैक्यूम या एयर के लिए। ठीक है, चलो अब बिल्कुल पहले जैसा, भाई पहले वाले में हमने क्या करा था, हमने पोटेंशियल को चेंज करा था, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो पोटेंशियल को मैंने किसमें चेंज करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। वैसे ही यहां भी करना है, हम पोटेंशियल को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और डिस्टेंस इन एयर। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो यहां पर देखें हम कि पोटेंशियल इन एयर बोल रहा है, तो एयर पे डिस्टेंस कितनी है, तो एयर पे डिस्टेंस है d में से अगर t को कम कर दूं तो एयर वाला पोर्शन आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया d माइनस टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, डिस्टेंस इन एयर प्लस। अब मीडियम की बात करते हैं, तो मीडियम पे क्या होगा पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम और डिस्टेंस इन मीडियम, तो मीडियम पे डिस्टेंस कितनी है, t है। बोलो कोई डाउट, क्लियर है इतना। चलो इसके आगे लिख लेते हैं c इक्वल टू क्यू अपॉन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एयर पे, तो मैंने फॉर्मूला बताया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो था एयर पे, और d माइनस टी को d माइनस टी लिख दिया, प्लस लिखा। अब मीडियम पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक और क्वेश्चन बन गया 1 नंबर का, वो होता है सिग्मा बाय के एप्सिलॉन जीरो। कितना होता है, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन जीरो। ये नया मिला क्या, कि एयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो रहता है, कैपेसिटर के बीच की बात हो रही है, और कैपेसिटर के बीच अगर मीडियम आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में के से डिवाइड हो जाता है, मतलब मीडियम आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज होता है। ये भी एक क्वेश्चन आ गया कि इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंक्रीजेस देन व्हाट हैपन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। क्लियर, तो ये आ गया दूसरा। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करें, ऊपर क्यू को क्यू लिखो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो दोनों में है, कॉमन कर लिया, क्या बचा, यहां बचा d माइनस टी प्लस यहां क्या बचा, t बचेगा और नीचे बचेगा k। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं, q को q लिखा ऊपर, सिग्मा को लिख सकते हैं हम चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, एप्सिलॉन जीरो के एप्सिलॉन जीरो लिखा और इसको लिख दिया d माइनस। अच्छा यहां पर भी t है और यहां पर भी t है, हम t कॉमन कर सकते हैं, मैंने t कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, यहां 1 बचा, और माइनस का t कॉमन किया इसलिए वहां माइनस आ गया, और ये बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, t तो कॉमन हो गया, तो ये बचा 1 अपॉन में k। ऐसा q से q कैंसिल हो गया, बाकी ये वाला जो टर्म से ऊपर आ गया, दैट इज द रिजल्ट। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं a एप्सिलॉन जीरो डिवाइड बाय d माइनस, अब ये t कॉमन कर लिया है, ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 1 बाय k, ऐसा, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है a एप्सिलॉन जीरो अपॉन d माइनस टी ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 1 बाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार सीबीएसई में पूछा जाए। ठीक है, कैपेसिटर का एक क्वेश्चन आता है, ये नहीं तो इसके पिछले वाला आएगा, दो में से एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा इसी में एक और नया पैटर्न बन जाता है, वो बोल देगा अगर मान लो ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह मैं एक मेटल की स्लैब रख देता, मेटल मतलब कॉपर की अगर स्लैब रखता, तब कैपेसिटेंस बताओ, सेम यही लिखना है,
सिर्फ अब लास्ट में 2 लाइनें ऐड करना है। भाई कॉपर के केस में या मेटल के केस में के कितना होता है? इनफाइनाइट। तो फॉर कॉपर या फॉर मेटल के कितना होगा? इनफाइनाइट। सिर्फ इनफाइनाइट रखना है। तो सी आ गया हमारा ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी, अब ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 1 बाय के। मैंने के की जगह इन्फिनिटी रख दिया। तो आंसर क्या आया? ए एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाय, और ये बचा डी माइनस टी। भाई टी का मल्टीप्लाई, ये तो 1/0 इन्फिनिटी, सॉरी 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, तो ये पूरा 0, तो ये तो हट गया, माइनस टी का मल्टीप्लाई कर दे, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आंसर ये भी है, बट इसको एक टाइप से और लिखा जा सकता है। देखो आपसे जब पूछा जाएगा तो 99% ही पूछता है। मान लो कभी एक ऐसा पैटर्न लिख के आ जाए, सो दैट कैपेसिटेंस इक्वल टू C0 डिवाइड बाय D माइनस टी। डी ऊपर भी रहेगा, ए एप्सिलॉन 0 बाई डी इंटू डी, डी ऊपर भी रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। अब इसके केस में करते तो कुछ नहीं करना था, हमें क्या करना था, ए एप्सिलॉन 0 है, हमने यहाँ पे डी से डिवाइड किया और डी से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ नहीं करा, हमने डी से डिवाइड करा और डी से मल्टीप्लाई करा। ऐसा इसलिए करा है ताकि ये जो है कैपेसिटेंस, ये होता है कैपेसिटेंस इन एयर, एयर पे यही आया था। अब ब्रैकेट में क्या बचा, डी अपॉन में डी माइनस टी। बहुत रेयरली ये पूछता है, बट अगर पूछेगा तो ये डायरेक्ट लिख के आएगा, और डायरेक्ट लिख के आए तो अब इसी के आगे 2 लाइनें बढ़ानी थी। ये हमारा कैपेसिटर कंप्लीट हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये 2 ही डेरिवेशन आते हैं, इन्हीं में से न्यूमेरिकल पूछ लेता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, दूसरा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के सिर्फ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल आता है ना। तो यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देख लेते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन 2 होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो पहला देख लेते हैं इन सीरीज। इनके फॉर्मूले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे आता है न्यूमेरिकल। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे, 3 कैपेसिटर ले लेते हैं और तीनों को सीरीज में लगा दिया। माना ये पहला कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव रहती है, लिखने की जरूरत नहीं है, पता है हमें। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर यहां लगा दिया, कैपेसिटेंस C2, और तीसरा कैपेसिटर यहां लगा दिया, कैपेसिटेंस C3। ऐसा इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एक बैटरी से, और इसको ग्राउंड करना नहीं भूलना है ना, ग्राउंड जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये 3 कैपेसिटर हो गए। मान लो यहां मैंने वोल्टेज कितना दिया, V वोल्टेज दिया, तो कॉमन सी बात है सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होते हैं। तो पहले वाले में कितना वोल्टेज गया, मान लेते हैं V1 गया, दूसरे वाले में कितना वोल्टेज गया, मान लेते हैं V2 गया, और तीसरे में वोल्टेज कितना गया, मान लेते हैं V3 गया। जितना वोल्टेज यहां से देंगे उतना वोल्टेज इन तीनों में जाएगा। मान लो अगर 10 वोल्ट की बैटरी थी तो ये वाला वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज मिला के 10 होगा। मतलब एक चीज क्लियर हो गई, सीरीज में पोटेंशियल जो होगा वो ये हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर है, V क्या है, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला Q इक्वल टू CV। तो V क्या होगा, Q बाय C। तो इसको लिख दिया टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। सीरीज में इसलिए मैं आप सफिक्स में ऐसे लिख रहा हूं, टोटल कैपेसिटेंस है, तीनों को मिलाने के बाद जो एक बना वो CS है, इक्वल लगा दो। V1 क्या होगा, तो ये लिख दिया Q बाय पहला कैपेसिटेंस। V1 मतलब यहां पे पहले वाले में कितना वोल्टेज जा रहा, तो इसको क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। इसमें जो टोटल चार्ज आ रहा, तो चार्ज तो तीनों में सेम ही जाएगा। भाई यहां से अगर चार्ज गया होगा तो चार्ज इसमें जितना जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, बराबर है। प्लस लगाया, इसमें लिखा, तो चार्ज तो सेम है, कैपेसिटेंस अलग है। तो यहां पे Q को Q लिखा, CS को CS लिखा, Q कॉमन कर लिया, क्या बचा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल, आंसर आया 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था 10th क्लास में, तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट होते थे तो कुछ ऐसा दिखता था, बराबर है, बट यहाँ सीरीज में रहेगा, ध्यान रखेंगे है ना।
तो याद रह जाएगा। अच्छा, दो कैपेसिटर अगर कनेक्ट है सीरीज में तब क्या होता है? फॉर टू कैपेसिटर्स अगर दो कनेक्ट है तो फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? करना क्या है, एलसीएम लेना है दोनों का, दो के लिए, और ये रिजल्ट आएगा। जब कभी सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट होंगे तो वैल्यू जो आएगी वो हमेशा कम आएगी। किससे कम आएगी? जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम आएगी। मान लो ये 5 का है और ये 4 का है, दोनों को सीरीज में लगा दो तो रिजल्ट 4 से कम आएगा। करके देख लो, 5 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 4, तो 5 इंटू 4 कितना हुआ 20, और 5 प्लस 4 कितना हुआ 9, 20 बटा 9 करो, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी दो कैपेसिटर सीरीज में लगेंगे तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो मिनिमम इंडिविजुअल वैल्यू से कम आएगा। तो आपको तो फिलहाल तो फॉर्मूला याद रखना है। आपके सीबीएसई में पूछा गया है डेरिवेशन, है ना, ये सीरीज के लिए। पैरेलल के केस में आ जाओ, सेकंड इन पैरेलल। कनिष्का देखो जरा क्लियर आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे जहां से एक बार देख लो, पास में से मैं ही देखूं, देखो उसमें क्लियर दिख रहा है कि नहीं? पूरा ब्लर तो नहीं हो रहा? ठीक है। ये मैं यहाँ पर 3 कैपेसिटर ले लेता हूं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये बाकी लोग क्यों नहीं आए आज? साथ वाले प्रैक्टिकल, सही है। ये मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको ग्राउंड करना नहीं भूलें, ग्राउंड जरूर करें। ठीक है, ये बैटरी का वोल्टेज भी, ये पहला कैपेसिटेंस C1, दूसरे का C2, ये तीसरे का C3, 3 कैपेसिटर है। ये V वोल्ट की बैटरी, यहां से अगर चार्ज जाएगा, क्यों चार्ज गया? जैसे ही इस पॉइंट A पे आया चार्ज डिवाइड हो गया, अलग अलग हो जाएगा चार्ज। पहले वाले में कितना चार्ज गया? सपोज दैट Q1, दूसरे में कितना गया? सपोज दैट Q2, और तीसरे में Q3। मतलब इतना क्लियर है, टोटल चार्ज जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब टोटल चार्ज को क्या लिखेंगे? C इंटू वी, पैरेलल में थे इसलिए P लिख दिया, CP टोटल का, तीनों का कंबाइन करके जो एक बना वो CP इंटू वी, C इंटू वी होता है। Q1 की बात करें, Q1 मतलब पहले वाले में जो चार्ज जा रहा है, C इंटू वी, C1 इंटू वी। अब V सेम है, क्यों? पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अगर V वोल्ट यहाँ है तो V इसमें भी जाएगा, इसमें V, इसमें भी। घर पे हमारे बल्ब लगे रहते हैं, फैन लगे रहते हैं, तो घर पे अगर 220 वोल्ट आ रहा ना, सभी जगह 220 वोल्ट आएगा। इस वाले पंखे में 20 वोल्ट आएगा 220, इसमें भी 220 आएगा, इस बल्ब में 220 आएगा, इस टीवी में 220 आएगा, क्योंकि सभी कैसे पैरेलल में कनेक्ट है। घर की वायरिंग पैरेलल में होती है ताकि वोल्टेज सेम जाए। दूसरे वाले में आ जाए C2V और ये आ गया C3V, तो CPV, यहां से V कॉमन कर लें, क्या बचा? C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है, हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, हमेशा ज्यादा किससे होगा? जो सबसे ज्यादा होगा ना उससे भी ज्यादा होगा। मान लो 3 वैल्यू दे दी मैंने, एक दिया 2, एक दिया 3, एक दिया 4, एक 3 माइक्रोफेरेड, एक 4 माइक्रोफेरेड, एक 5 माइक्रो, 3 4 5 ले लो। अब जब सीरीज में पैरेलल में लगा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 5 से ज्यादा आएगा, होगा। अच्छा, ये ध्यान रखना, कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है ना वो हम फेरेड यूज करते हैं, बट प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो हमारी मिली फेरेड होती है ऐसे, या माइक्रो फेरेड यूज करते हैं, या नैनो फेरेड यूज करते हैं। पिको भी आता है ना, पिको फेरेड भी यूज करते हैं। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 फेरेड, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 फेरेड, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 फेरेड, और पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12 फेरेड। ये ध्यान रखना है ना, हमेशा जब भी आएगा डेटा, नॉर्मली तो हमें माइक्रो या पिको मिलते हैं, तो कन्वर्ट करना नहीं भूलना। वो बोलेगा 2 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर है, मतलब कैपेसिटेंस उसका हुआ 2 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड। ठीक है, फेरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अर्थ में तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है? तो वो आप लोगों को रीजन पता होगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये ध्यान रखना, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है,
कितनी है रेडियस r, और ये चार्ज है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये फॉर्मूला याद रखना, नॉर्मली इससे क्वेश्चन एक नंबर का पूछ लेता है। C इक्वल टू क्या हुआ 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। अब आपसे मान लो किसी ने बोला कि इज 1 फैराड इज पॉसिबल, क्वेश्चन ये था इज 1 फैराड इज पॉसिबल और नॉट, ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो देख लो यहां पर, अगर मैं C की जगह 1 रखता तो वैल्यू आती 1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो r की वैल्यू कितनी आ जाती 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और हमें पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। इतना मीटर रेडियस होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का जिसकी कैपेसिटी 1 फैराड है, और इतनी रेडियस पॉसिबल नहीं है। क्यों? अर्थ का रेडियस कितना होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब अर्थ की रेडियस का 1000 गुना, कितना गुना 1000, भाई 10 की पावर 9 है, 6 है, 3 पावर और है, तो 1000 गुना इतना बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो प्रैक्टिकली अर्थ में पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है क्यों पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। किसी को कोई डाउट? क्लियर? चल अब न्यूमेरिकल पोर्शन देख लेते हैं। मान लो कैपेसिटर कुछ कनेक्ट कर दिए मैंने, कैसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे यहां एक कैपेसिटर ले लिया, एक कैपेसिटर यहां ले लिया, एक कैपेसिटर यहां ले लिया, ठीक है। और मैंने यहां से क्या करा, एक टर्मिनल ले लिया, ये वाला ए है, यहां से मैंने एक वायर लिया और इसको यहां कनेक्ट कर दिया, एक वायर यहां से लिया और यहां कनेक्ट कर दिया। अब इन कैपेसिटर की वैल्यू मैं दे देता हूं, मैं इसकी वैल्यू दे देता हूं, मान लेता हूं 10 माइक्रोफैरड है, ये भी 10 माइक्रोफैरड है, और ये भी 10 माइक्रोफैरड है। अब पूछा व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, ए और बी के अक्रॉस हमें कैपेसिटेंस बताना है। तो अगर ध्यान से देखें तो कैसे कनेक्ट हो रहा वो समझे। सबसे पहले टर्मिनल ए को पकड़ो, ये ए वाला है, ठीक है। अच्छा एक और नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता सी, इसका दे देता डी, ठीक है। तो एक चीज देखो, पॉइंट ए और डी के बीच में कुछ कनेक्ट है क्या? नहीं है। क्या? कुछ भी नहीं है। मतलब ए वाले टर्मिनल और डी वाले टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है, मतलब ए और डी एक ही पॉइंट हुए। क्लियर? तो ए और डी क्या हुआ, एक ही पॉइंट हुए, तो ए और डी एक ही हुए। दूसरा देखें, जितना जो पॉइंट बी है वही पॉइंट हमारा सी भी होगा, तो बी और सी भी एक ही पॉइंट हुए। क्लियर? चलो अब एक चीज देखो, ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट है, मैंने ए ये ले लिया है, सी ये ले लिया, एक कैपेसिटर कनेक्ट हमने कर दिया ए और सी के बीच में। क्लियर? अच्छा ये वाला तो हो गया, कनेक्ट हो गया। अब देखें सी और डी के बीच में एक कनेक्ट है, तो सी कहां पर है, सी ए है, डी ए है, एक कनेक्ट करना था, मैंने यहां से एक कनेक्ट कर दिया, सी और डी के बीच में कनेक्ट हो, ये भी हो गया। अब बच्चा बी और डी के बीच में कनेक्ट है, बी कहां पर है, तो बी वाला टर्मिनल और सी वाला तो एक ही हुआ, तो इसका नाम बी भी हुआ। बी वाला और डी, बी वाला और सी, बी और सी में कुछ कनेक्ट है? कुछ भी नहीं, तो बी और सी तो एक ही हुए ना, तो बी और सी एक ही हुआ। और यहाँ डी और बी में एक कनेक्ट था, तो डी कहाँ है, यहाँ है, बी कहाँ है, वहां, ये लो एक और कनेक्ट कर दिया। अब एक बात बताओ, तीनों कैसे कनेक्ट हुए? पैरेलल में। अब पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, C1 प्लस C2 प्लस C3, यही बताया था ना पैरेलल में। कितना आया, 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 माइक्रोफैरड। बोलो क्लियर है? ये हमारा एक सिंपल सा हुआ। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो कुछ अलग सा कॉम्बिनेशन कर दे, ऐसा, या हमने एक बैटरी लगा दी, ऐसे ऐसा कनेक्ट कर दिया। अब इसमें अलग अलग वैल्यूज हमें ध्यान से लिखनी पड़ेंगी। मैं यहां पर ले लेता हूं 10 माइक्रोफैरड, ये भी ले लेता हूं 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये भी ले लेता हूं 10 माइक्रोफैरड, सभी 10 ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है।
है ना, कुछ भी आ सकती है कैलकुलेशन, बस ध्यान रखना है अपने को। और ये 5 वोल्ट की बैटरी है ऐसे, ठीक है। अब आपसे पूछा बताओ टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, पहले इसका टोटल कैपेसिटेंस हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो ये दोनों कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। सॉल्व कैसे करते हैं वो भी समझो। सर्किट में पहले ये देखो कि सीरीज में कौन कौन लगे हैं, तो यहां से गए तो ये वाला और ये वाला सीरीज में। कैसे पता सीरीज में, तो अगर करंट सेम जाता है तो वो दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं, 2 हो या 3 हो। करंट अगर सेम जाए तो इसमें और इसमें करंट सेम जा रहा, कितना जा रहा, सेम जा रहा। अगर सेम करंट जा रहा तो दोनों कैसे कनेक्ट हुए, सीरीज में। और सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही आया था। तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 कितना आ गया, ये 100/20, कितना बचा 5 माइक्रोफैरड। क्लियर है इतना, मतलब इन दोनों को कंबाइन करा तो हमारे पास एक कैपेसिटर बन गया, दोनों को कंबाइन करके एक बना जिसकी वैल्यू है 5। बोलो समझ आया। दूसरा, अब करंट ऐसे जा रहा था, अब एक करंट इधर गया और एक करंट इधर गया, मतलब ये दोनों जो है पैरेलल में लगे हैं। ये दोनों कैसे लगे, पैरेलल है तो ये भी वैसे, बाकी पहले दो दो सॉल्व कर लेते हैं। दोनों पैरेलल में लगे, कितना आएगा, तो 5 और 10 पैरेलल में है तो कितना आएगा, 5 प्लस 10 यानी कि 15 माइक्रोफैरड। दोनों को मिला के एक बना दिया हमने, कितने का, 15 का। तो ये मैंने ऐसे बना दिया, ये 15 का। अब अगर ध्यान से देखें करंट अगर ऐसे आता तो एक करंट इधर जाता दूसरा इधर जाता, तो ये दोनों फिर पैरेलल में लगे हैं। तो 15 और 10 कैसे लगे पैरेलल में, कितना आ गया 15 प्लस 10 कितना आ गया 25 माइक्रोफैरड। मतलब इन दोनों को कंबाइन करके एक जो बना वो 25 का बना। कितने का बना, 25। अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों सीरीज में लगे हैं। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 यानी 25 इंटू 10 अपॉन 25 प्लस 10। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 25 इंटू 10 अपॉन 35। 5 से कैंसिल कर दो, कितना आया 7, ये आया 5, यानी कि 50/7, 7 पॉइंट समथिंग। बोलो कोई समस्या, ये आ गया कैपेसिटी। हाँ जी, ये बात उसी समय बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बनाता हूं ना वापस से, देखो ये ऐसा था कुछ, ये सब 10-10 के, ये पहला हो गया 10-10 का मिलाया था, ये वाला पहला C1 था, दोनों मिला के एक बन गया C1 का, ये C1 है। अब ये वाला पूछ रहे हैं आप C2, ये C1 और ये दोनों के पैरेलल में है ना, कैसे पता भाई, करंट ऐसे आया तो एक इधर गया एक इधर गया एक इधर गया। चाहो तो ये तीनों को पैरेलल में लगा दो, चाहो तो ये दो को पहले सॉल्व कर लो। तो मैं ये था कितना आया 5 आया ना, ये 5 और ये कितना 10, तो 5 और 10 कितना हो गया 15। तो इन दोनों को मिला के एक बनाया हमने, ये ऐसा, ये लो ऐसे बना लो, क्या फर्क पड़ रहा, सर्किट है। लेते नहीं है, करंट अगर डिवाइड होता है तो पैरेलल में, और सेम जाता है तो सीरीज में। लेते थोड़ी ना, कोई घर का थोड़ी ना काम काज चल रहा है कि नहीं भैया ये सीधा है तो पैरेलल में लेना है, ऐसा नहीं है। देखते हैं कि करंट सेम जा रहा है क्या। अब बताओ इसमें ये दोनों पैरेलल में कि सीरीज में, कैसे पता भाई, करंट ऐसे आया इस पॉइंट पे पहुंचा तो एक करंट इधर चला गया एक करंट इधर गया और ये ऐसे चला गया, तो करंट तो डिवाइड हो गया ना, ये दो करंट डिवाइड हुए तो दोनों पैरेलल में, ठीक है। अच्छा जैसे कैपेसिटेंस आया ऐसे हो सकता है चार्ज पूछ ले कि बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, तो Q इक्वल टू क्या होता है CV। C कितना आया वो लिखा हुआ है 50/7 और V कितना था 5, ये माइक्रो में है ना, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। ये ध्यान रखना, सॉल्व कर लोगे टोटल चार्ज आ जाएगा। समझ आया ये पैटर्न, किसी को कोई इस पैटर्न में समस्या और कोई डाउट, ठीक है। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ कितना हुआ।